जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि सामान्य ज्ञान जीके का ये 5वां क्लास है। इससे पहले सामान्य ज्ञान जीके का 4 क्लास हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके एक बार देख लीजिएगा मेरे चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में। क्योंकि आपको इसलिए हम बोल रहे हैं देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किए हैं, जो कि आपका आगामी जो परीक्षा होगा उसमें ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन देखे जाएँगे। तो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो क्या कीजिए, बिना शक के आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही क्या है, आपका इतिहास से दिया है, गर्दाफाड़ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? पहला, भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर। दूसरा है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। चौथा है पूर्ण स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। तो आपको बता दें कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के नमक इस्तेमाल पर भी कर लगा दिया गया था और नमक के बिना तो जीवन गुजारा मुश्किल है। 3 चीज़ों में, रोज़मर्रा की चीज़ में कर लगाने से भारतीयों को परेशानी हो गई थी, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया था। इसमें क्या था और कब ये लाया गया था उसको हम आराम से बताते हैं, थोड़ा-सा जगह मिल जाना चाहिए। देखें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपका कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या है, दांडी नामक स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर नमक बना के नमक कानून तोड़ते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति अपनाया गया था? पहला है सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा है अवध, चौथा है जौनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतारा। सतारा में सबसे पहले हड़प की नीति अपनाया गया था। अब हड़प नीति क्या है कि किसी भी रियासत में अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता या उस रियासत में थोड़ा बहुत प्रशासनिक दिक्कत होता, तो बहाना मार के क्या करता था अंग्रेज लोग, अपने साम्राज्य में उस राज्य को मिला लेता था। इसी को क्या कहा जाता है? हड़प की नीति कहा जाता है। और ये हड़प का नीति किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये हड़प नीति लाया गया था। इसी के तहत जो है, हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाता है। कब? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में आपका अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पहला है भगवत गीता, दूसरा है वाणी, तीसरा है गुरुमुखी, चौथा है गुरु ग्रंथ साहिब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख लोगों का जो है पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और इस गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? अगर ये आपसे पूछे तो हो जाएगा आपको गुरु अर्जुन। किसने? गुरु अर्जुन ने इसकी रचना की थी। ये आपको याद रखना है। और सिखों का पवित्र स्थल कौन सा है? तो सिख धर्म का पवित्र स्थल का नाम क्या है? गुरुद्वार है, जहाँ पर ये अपना सिर झुकाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। और सिख लोग सामान्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये आपका पंजाबी भाषा बोलते हैं। कौन सा? पंजाबी भाषा बोलते हैं। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो हो जाएगा आपका गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी आपका क्या है? पंजाबी लिपि है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? पहला राजा टोडरमल, दूसरा है मान सिंह प्रथम, तीसरा है बीरबल, चौथा है तानसिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। तो अकबर ने राजा टोडरमल को मियाँ की उपाधि दी थी। ठीक है, और अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने आपका 1580 में, कब? 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ये भी आपको याद रखना। क्या? 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? राजा टोडरमल था। और ये आपका इसे अकबर के द्वारा मियाँ की उपाधि प्रदान किया गया था। चलिए, और ये तानसेन के बारे में जानते हैं। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न होते थे उन्हीं में से में क्या था आपके? तानसेन। और एगो कौन? बैजू बावरा, जो कि संगीत से संबंध थे। ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय राज्यों में से कौन-सा राज्य इतना बड़ा है, जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? यानी कहना ये चाह रहा है कि पोलैंड एक देश है और भारत में एक राज्य है, जो कि देश के बराबर है। कौन देश के बराबर? तो पोलैंड के बराबर। पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है वो यूरोप में एक देश है पोलैंड उसके बराबर है, ठीक है? हमारा एक राज्य और वो पूरा देश एक बराबर है, ठीक है? अब महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मुंबई है, ठीक है? इसकी राजधानी मुंबई है और इसमें शायद अभी जो है क्या है? अभी जो सीएम है कौन है? सीएम आपके एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। शायद इसीलिए शायद सब जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ जो है राजनीति बड़ा उठा-पटक होते रहता है। महीना 2-3 महीना में चेंज होते रहता है। तो थोड़ा-सा हम लोगों को जो है जीके पढ़ना करंट अफेयर्स पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? इन लोगों के चक्कर में। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? पहला है बजरा, यहाँ बाज़ार लिखा गया है। बजरा और चावल, दूसरा है मक्का और ज्वार, तीसरा है जौ और सरसों, चौथा है ज्वार और चावल। सबसे पहली बात है कि खरीफ मतलब समझ लीजिएगा कि वर्षा ऋतु में किया जाने वाला फसल, ठीक है? तो वर्षा ऋतु में किया जाने वाला फसल इसमें से में कौन नहीं है, उसको पहचानना है। रबी एक होता है रबी फसल, ये गर्मी मौसम वाला और यहाँ खरीफ में नहीं किया जाता है बोल रहा है, तो वर्षा में नहीं किया जाने वाला कौन-सा होगा? जिसको आपको पहचानना है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जौ और सरसों, ठीक है? तो दिए गए विकल्प में से में जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। जौ और सरसों का उत्पादन रबी के मौसम में किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं जौ और सरसों क्या है? रबी फसल है, ये आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? पहला है सलीम अली अभयारण्य, दूसरा है खिजादियों पक्षी अभयारण्य, तीसरा है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, चौथा है मयायनी पक्षी अभयारण्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। और राजस्थान क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और आपका राजस्थान में ही क्या है? राजस्थान में क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान आपका राजस्थान में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम थार मरुस्थल है। ये भी आपको याद रखना है और राजस्थान में एकमात्र एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? पहला राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से में उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। और उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का राजधानी क्या है? ये रायपुर है। ठीक है, रायपुर। और रायपुर का शायद नया नाम हो गया है क्या? अटल नगर। ये भी आपको याद रखना है कि क्या नाम रखना है? अटल नगर, रायपुर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा में ही आपका क्या है? एक पर्यटक स्थल क्या है? पुरी। और पुरी में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रत्येक साल रथ मेला चलाया जाता है। क्या? रथ मेला। यहाँ पर 10 से 15 लाख की भीड़ होती है। ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। और इस उड़ीसा की ही बात किया जाए तो उड़ीसा क्या है? झारखंड का जो है दक्षिण सीमा में क्या है? दक्षिण सीमा में सीमा बनाता है उड़ीसा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी नासाउ है? देखिए, ये नासाउ। पहला है बहामास, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है सर्बिया, चौथा है अरुम्बा। ठीक है? पहली बात है कि देश भी नया लग रहा होगा, नया राजधानी भी लग रहा होगा, लेकिन ये आपको इंडिया लेवल वाला जीके है तो इसको जानना ज़रूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो दिए गए विकल्प में से में जो है बहामास देश की राजधानी क्या है? नासाउ है। नसाव साथ में लिखल जाता है ऐसा, ठीक है? नसाव है। अगर आपको पूछेगा कि बहामास देश का मुद्रा क्या है, ठीक है? तो इसकी मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा अगर पूछेगा तो ये भी जानना ज़रूरी है, ये डॉलर चलता है यहाँ भाई, डॉलर।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 52वां और चौथा है 61वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, बढ़िया से 1976 लिख देते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की बात हो रहा है, ठीक है। पहला है अनुच्छेद 32, दूसरा है अनुच्छेद 28, तीसरा है अनुच्छेद 29, चौथा है अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वैसे आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। क्या? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है? जिसमें छठा क्या है? छठा जो मौलिक अधिकार क्या है आपका? संवैधानिक उपचार अधिकार, जिसके तहत क्या है, कोई भी आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है या किसी कारण से होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब कुछ उसमें शामिल है। शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब उसमें शामिल है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और मौलिक कर्तव्य कितना है? हम बताए थे आपको, तो मौलिक कर्तव्य आपको बताते हैं 11 है। कितना है? 11 है। और मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है? चलिए, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, लेकिन एक हटा दिया गया है और किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? पहला है बलवंत राय मेहता, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा है के एन काटजू, चौथा है जगजीवन राम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। तो वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में आपका पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी, ये आपको याद रखना है। और अशोक मेहता के समय पंचायती राज जो है 2 स्तरीय वाला होगा, ठीक है? इसका नाम देखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं, अशोक मेहता 2 शब्द है, तो द्विस्तरीय वाला पंचायती राज व्यवस्था किसके अध्यक्षता में? अशोक मेहता। और बलवंत राय के समय में क्या? त्रिस्तरीय। इसका नाम 3 गो है, 1, 2, 3 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? किसी दिन हम पढ़ाएँगे अगर क्या चाहिए? एसएसटी तो बताएँगे बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? पहला है चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है छठी पंचवर्षीय योजना और चौथा है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? यानी क्वेश्चन को पहले समझिए कि यहाँ पर जो दिया गया है 4 कथन, उसमें से कौन नहीं भी रहेगा तो भारत का विकास होगा, यानी कि विकास के लिए उसका ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? पहला है पूंजी जमा करना, दूसरा है संसाधन, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, चौथा है तकनीकी विकास। तो भारत के विकास के लिए भाई पूंजी जमा करना ये सही बात है, संसाधन होना ज़रूरी बात है, आपका तकनीकी विकास होना ज़रूरी बात है, लेकिन आपका जनसंख्या वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग अभी वर्तमान में जो है अभी 2021 के आंकड़ा के अनुसार क्या है, पूरे विश्व में पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, क्या है, भारत पहले स्थान पर है। पहले चीन हुआ करता था, लेकिन चीन को भी हम लोग पछाड़ दिए हैं और भारत जो है जनसंख्या के मामले में पूरे पहले स्थान में है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है? तो जब से लॉकडाउन हुआ 21-22 में इतने सारे बच्चे पैदा हो गए भारत में कि भारत अब क्या हो गया, पहले स्थान में हो गया जनसंख्या के मामले में। 15 नंबर का सवाल कहता है कि रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है तृतीय क्षेत्र, तीसरा है द्वितीय क्षेत्र, चौथा है चतुर्थ क्षेत्र।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्षेत्र। तो रियल एस्टेट तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जहाँ पर सेवा क्षेत्र है उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में बांटते हैं, और पहला वाला जैसे खेती बाड़ी या जमीन या डायरेक्ट जो प्राकृतिक से जुड़ा है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का काम होता है, उसके द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। तो सेवा वाला क्षेत्र है, जैसे बैंक है आपका, हाँ बैंक हो गया, पार्सल हो गया, गाड़ी से पहुंचाना हो गया, ये सब क्या हो जाता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंक हो गया, कॉल सेंटर, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस वर्ष बी एस नैपोल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला है 1983, दूसरा है 1913 और तीसरा है 2001, चौथा है 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में से जो है आपका 2001 में बी एस नैपोल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और बी एस नैपोल कौन है, तो एक साहित्यकार है। ठीक है, इतना भी याद रखना है। तो इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि यह एक साहित्यकार हैं, साहित्यकार हैं, और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब, 2001 में। ये भारत के व्यक्ति हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस वर्ष ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण शुरू हुआ था। पहला है 1960, दूसरा है 1966, तीसरा है 1976, चौथा है 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1960। तो दिए गए विकल्प में जो है आपका 1960 सही है। ओलंपिक खेलों का सीधे टीवी पर विस्तृत प्रसारण हुआ था। यह प्रसारण आपका रोम ओलंपिक खेल में शुरू हुआ था। कब, रोम में जो ओलंपिक हो रहा था उसी में ये शुरू हुआ था आपका 1960 ईस्वी में। रोम, रोम कहाँ है भाइयों, रोम रोम भाइयों कहाँ है रोम, तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी रोम है। राजधानी है चाहे नहीं, ये इटली में एक शहर है, क्या है, रोम। वहीं जब ओलंपिक हो रहा था उस समय 1960 में टीवी में विस्तृत प्रसारण हुआ था पहली बार। पहला है डांडी नाप किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला है जम्मू कश्मीर, तीसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। तो डांडी नाप क्या है, एक लोक नृत्य है, किस राज्य का है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। डांडी नाप लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस राज्य में अफगान चर्च स्थित है। कौन सा अफगान चर्च स्थित है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। देखिए नाम तो है अफगान चर्च, लेकिन ये भारत के ही किसी राज्य में है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में आपका अफगान चर्च है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या बताए हैं आपका, मुंबई बताए हैं। ठीक है, मुंबई को क्या बोलते हैं, माया नगरी। ठीक है, यहीं पर हम लोग का क्या है, बॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला है 22 अप्रैल, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 22 दिसंबर, चौथा है 22 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये जल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल पार की थी। पहला है गर्टरूड एड्रले, दूसरा है जे एच वांट हॉक, तीसरा है आरती शाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से डी कोई नहीं का है, क्योंकि यहाँ पर शाह, शाह दे देता तो ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को सही कह देते हैं, क्योंकि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या था, आरती शाह। यहाँ शाह है इसीलिए गड़बड़ा रहे थे, क्या हो जाएगा, आरती शाह। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन 20 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अमर घोष पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है पिलनी, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है सूरदास, चौथा है अमृता प्रीतम।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह। नाम भी क्या है? अमर घोष। ठीक है, तो अमर घोष पुस्तक के लेखक आपके अमर सिंह हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राज्य फसल सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। राज्य फसल सहायता योजना बिहार राज्य से संबंधित है और बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है और बिहार से ही अलग करके झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया है। और बिहार झारखंड के किस दिशा में है? तो ऊपर यानी कि उत्तर की दिशा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के सीएम वर्तमान में कौन है? तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा बिहार। चलिए, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कल फिर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा शेयर वेयर लाइक कर दीजिएगा, बस इतना सा ही ख्वाहिश है, ताकि हर दिन आप लोग के लिए क्लास लाने के लिए हम मजबूर हो जाएं। जोश बना रहना चाहिए ना, आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट वमेंट कीजिएगा तो बना रहता है। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, थैंक यू, धन्यवाद।